गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों का लेसन 8 कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ये जो लेसन है वो आपका कल से स्टार्ट हो गया था। तो हमने कल की वीडियो में जाना था कि किस तरह से ब्रिटिश जो सरकार है वो इंडियन कल्चर, संस्कृति, सभ्यता और कला को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। किस तरह से भारतीय लोगों को भड़का रही थी कि आप जो ब्रिटिश संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अडॉप्ट करिए और आपकी जो भारतीय संस्कृति, कला है उसमें कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी एंड इसके साथ हमने जाना था कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो एक नॉवल है आनंद मठ, इसमें क्या किया गया, ये नॉवल कैसे लोगों के सामने बनकर आई, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कैसे खड़ी, एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में जानी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी नॉवल के बारे में एंड अदर चीज़ों के बारे में। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस नॉवल विच सर्कुलेटेड जी। तो ये इस नॉवल में जो आनंद मठ नॉवल है बंकिम चंद्र चटर्जी की, इसमें एक सॉन्ग लिखा गया था वंदे मातरम। ये जो सॉन्ग है वो लोगों के सामने जब इस नॉवल के थ्रू प्रेजेंट हुआ, रिप्रेजेंट किया गया, लोगों के सामने आया, तो क्या हुआ, इस सॉन्ग ने सभी के मन में एक तरह से जागरूकता प्रदान की। वो कहते हैं ना, कहावत है ना कोई सी कि जब सोए हुए लोगों को हमें जगाना पड़ता है, तो वैसे ही कुछ उस टाइम में भी चल रहा था कि जो कुछ भारतीय लोग थे वो सोए हुए थे, इस चीज़ पर वो फोकस ही नहीं कर रहे थे कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो नष्ट हो रही है और हम ब्रिटिश सरकार की पक्ष में जा रहे हैं। तो तब क्या हुआ, जो कुछ आर्टिस्ट थे, देश प्रेमी थे, उन्होंने लोगों को जागरूक किया अपनी अपनी सोच समझ के आधार पर। किसी ने कला के आधार पर, तो किसी ने नॉवल और स्टोरीज को लिख कर किया। उसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा, जिससे लोगों के मन में क्या हुई, एक उत्साह प्रदान हुआ और अपने भारत के प्रति उनको जागरूकता प्रदान की। एंड न्यू कॉन्शियसनेस इन द माइंड ऑफ द इंडियन पीपल एंड द रिवॉल्यूशनिस्ट टू द डिसयूनिट। जब ये सॉन्ग लोगों के सामने आया, उन्होंने सुना, तो क्या हुआ, लोगों के मन में भारतीय पेंटिंग्स, कल्चर, संस्कृति, सभ्यता के लिए क्या हुई, एक जागरूकता प्रदान हुई। में जो सॉन्ग लिखा गया वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया, तो उनके मन में जागरूकता प्रदान हुई और वो उस चीज़ पर फोकस करने लगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी, एकता थी, उसको अलग अलग करने की कोशिश की गई, उसको दो पार्टों में बांटने की कोशिश की गई, टू डिसयूनिट the unity between the Hindus and the Muslims. The British government divided the Bengal administrations into two parts. जो ये प्रशासन था किसका, हिंदू और मुस्लिम का, जो एक एकता थी, उसको अलग करने की कोशिश की गई ब्रिटिश सरकार के थ्रू। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये दोनों अलग हो जाएं। उससे क्या होगा, जो भारत की संस्कृति सभ्यता है वो भी अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एक ही देश में जातियों का, कास्ट का विभाजन किया जाता है, धर्म का विभाजन किया जाता है, तो हमेशा क्या होता है, एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जब हम इन दोनों को भड़काएंगे, अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करेंगे, तो क्या होगा, उससे उनका रास्ता खुल जाएगा और जो ब्रिटिश संस्कृति सभ्यता है वो भारत में स्थापित कर दी जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। कॉन्सिक्वेंटली इसके फलस्वरूप नॉट ओनली इन द बंगाल बट आल्सो थ्रू आउट इंडियन पीपल रिप्लाइडली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर। बस जो ये कुछ आर्टिस्ट थे, देश प्रेमी थे, जो क्या कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके मन में भी थी कि नहीं, हम अगर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में जाएंगे तो उसमें हमारा ही लॉस है। तो वो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व की, उन्होंने इस चीज़ को सोचा, तो वो किसके खिलाफ खड़े हुए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हुए। द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उसमें क्या हुआ, एक्सप्रेस देयर एंगर इन डिफरेंट वेज। तो उन भारतीय लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाहिर किया, दिखाया। सम ऑफ द फेमस बंगाली पेंटर्स, इसमें से कुछ जो बंगाली पेंटर्स थे, जैसे कि हमने लेसन 6 बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में पढ़ा था, कौन कौन से जो बंगाली आर्टिस्ट थे, नन्नाल घोष, अविनाश टैगोर, जमीर रॉय, राजा रवि वर्मा, ये सारे जो फेमस आर्टिस्ट थे बंगाल के, वो एंड द लवर्स ऑफ आर्ट, और जो कला प्रेमी थे, उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन 1907। उन्होंने 1907 में एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था खोली जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट।
तो उन्होंने एक ही संस्था खोली, किसने, जो कुछ फेमस आर्टिस्ट थे वो और जो कला प्रेमी थे, उन्होंने मिलकर ये संस्था खोली 1907 में। द मेन एम, उनका एक मेन उद्देश्य क्या था, ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन was to publish new pattern of modern review as well as परावशी मैगजीन। जो उनका एक मोटिवेशन था वो क्या था, जैसे परावशी मैगजीन में काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स छापी गई और भारतीय कल्चर संस्कृति सभ्यता को दिखाया गया, जिससे क्या हुआ कि लोगों के मन में जागरूकता पैदा की। वो कहाँ पर थी, सिर्फ बंगाल में की गई। और ये जो इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट इंस्टीट्यूट खोला गया, ये पूरे भारतीय लोगों के लिए, ये सभी के लिए खोला गया था, जिससे कि उनका सिर्फ एक लक्ष्य था कि इसके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जो संस्कृति सभ्यता है वो कैसे। अब सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में सबसे पहले अगर बताना स्टार्ट करते तो कैसे बताते। एक तो जो हिस्ट्री हमारी आर्ट की, यानी कि पहले कला थी ऐसे, इस तरह से पहले कला भारत में आई, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कला को इस तरह से प्रचलन किया। उसके बाद आती है जो राजा महाराजा हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या बलिदान दिया, उनके बारे में। एंड उसके बाद आती है कि जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं वो चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताना ज़रूरी थी। अब एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति, कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति के पास तो जाएगा नहीं उनको बताने के लिए, तो वो सारी चीज़ें कैसे रहती है, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो हमें किसके थ्रू पता चलती है, न्यूज़ के थ्रू, रेडियो के थ्रू, आपके आजकल जो सोशल मीडिया ऐप है उसके थ्रू। तो वैसे ही पहले क्या किया गया, इंस्टीट्यूट खोले गए, संस्थाएं बनाई गई, मैगजीन, नॉवल और जो बुक्स थी उन पे ये सारी चीज़ों पर फोकस किया गया कि इससे क्या हो, लोगों को नॉलेज हो, जानकारी प्राप्त हो, किस तरह से भारत में हिस्ट्री में क्या क्या पहले चीज़ें हुई हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, कला है, वो कैसे हैं। आज हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम जो कला पढ़ रहे हैं, हम किसी भी नेता के बारे में जानते हैं, कैसे जानते हैं, जब पहले से वो चीज़ सामने आई है तभी तो। एकदम तो सडनली हमारी चीज़ सामने कोई आ नहीं जाती है कि अचानक से कोई हिस्ट्री हमारे सामने आ गई। तो क्या करता है, कोई एक व्यक्ति या कोई संस्था उस पर फोकस करती है, उसकी खोजबीन करती है और वो ना कोई चीज़ किसी के पैट्रोनिज्म, किसी के संरक्षण में ही चलती है, तभी वो चीज़ें हमारे सामने आती है। हमें कोई भी न्यूज़ कैसे मिलती है, जब कोई बंदा उस चीज़ पर फोकस करता है तब। तो उसी तरह से जो बंगाली आर्टिस्ट थे और इंडियन जो कला प्रेमी थे उन्होंने इस चीज़ को यानी संस्था को स्टार्ट किया और लोगों के सामने, जैसे परावशी मैगजीन में पेंटिंग्स वगैरह पर फोकस किया गया, ऐसे ही इस पर भी फोकस किया गया। द इंस्टीट्यूशन सेंड सम क्यूरियस आर्टिस्ट टू इंग्लैंड एंड जापान फॉर ट्रेनिंग टू लर्न न्यू टेक्निक ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पर इस जो इंस्टीट्यूशन में, संस्था में कुछ आर्टिस्ट थे जिनको क्यूरियसिटी थी जानने की, सीखने की, बहुत उत्तेजना वाले जो कलाकार थे उनको किधर भेजा गया, यूरोप और जापान भेजा गया। किसके लिए, जो पेंटिंग्स की टेक्निक्स हैं, न्यू मेथड्स हैं, वो सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत में अपने नहीं थी टेक्निक्स, लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना है कि जापान और यूरोप से टेम्परा एंड वॉश टेक्निक ली गई और उस टेक्निक का मिश्रण करके बंगाल में एक टेक्निक बनी, टेम्परा एंड वॉश। जबकि ये दोनों टेक्निक हैं अलग अलग हैं, बट भारत ने इन दोनों टेक्निक को मिलाकर एक टेक्निक क्रिएट की। उसी तरीके से जो ये इंस्टीट्यूट खुला था, जो संस्था खोली थी, उन्होंने क्या किया, जो कुछ आर्टिस्ट थे जिनको और ज़्यादा सीखने की ललक थी, जापान एंड इंग्लैंड भेजा गया नई नई टेक्निक सीखने के लिए, पेंटिंग्स के बारे में जानने के लिए। बाय न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स दोज पर पॉपुलर पेंटिंग्स एंड पिक्चर, वो क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई पिक्चर्स और पेंटिंग्स विच वर डिमांडेड एवरीवेयर, जिनकी डिमांड सभी जगह, हर जगह, ना कि अपने भारत में, भारत के अलावा भी सभी जगह इन पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स की डिमांड हुई। वर प्रिंटेड एक्सीलेंटली इन मोर नंबर्स, और ये काफ़ी सारी संख्या में, काफ़ी सारी पेंटिंग्स अच्छे एक्सीलेंटली वर्क मतलब बहुत ही उच्च वर्ग में इन पेंटिंग्स को बनाया गया। When by the cooperation of सिस्टर निवेदिता, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कि ये जो सिस्टर निवेदिता है वो किसकी सिस्टर है। यहाँ पर मानते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही है उनको एज आ सिस्टर निवेदिता के नेम से ही जाना जाता है। तो उनके संरक्षण में, सिस्टर निवेदिता के संरक्षण में या सिस्टर निवेदिता के सहयोग से कौन कौन आर्टिस्ट गए थे, नंदलाल बोस, असित कुमार हेल्डर, समेंद्रनाथ एंड लेडी हर्निंग। ये जो चार आर्टिस्ट हैं वो सिस्टर निवेदिता के सहयोग से द प्रोटोटाइप्स ऑफ द ग्रेट इंडियन वर्क्स ऑफ आर्ट, इनको क्या मिला, ये जो भारत का काम है, कला का काम है, जो संस्कृति है, उसका मूल रूप उनको प्रदान किया गया।
किसके सहयोग से? सिस्टर निवेदिता के सहयोग से। और किन 4 लोगों को मिला? नंदलाल बोस को, असित कुमार एल्डर को, समेंद्रनाथ एंड लेडी हर्निंगम को। जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि नंदलाल बोस को क्या थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी पेंटिंग्स के बारे में, जानने के बारे में। उनको बहुत ज़्यादा क्या थी कि वो दिन रात पेंटिंग्स करते थे, और वो सिर्फ पेंटिंग्स में नहीं, बाकी सारे और भी अदर वर्क में क्या थे, अच्छे थे, जैसे नाटक वगैरह में भी, लिखने में भी। तो कुछ आर्टिस्ट जो अपनी कला को और उभारना चाहते थे और उनके अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो उस चीज़ पर फोकस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको क्या हुआ, जो भारत का वर्क है, मूल वर्क है, मूल आधार है, उसको वो प्रदान किया गया। कौन सा? प्रेजर्व्ड इन द केव्स ऑफ अजंता एलोरा एंड पाक। तो उनको कहाँ पर भेजा गया? जो अजंता एलोरा एंड पाक की जो गुफाएं हैं, उसकी जो जैसे खोजबीन की जाती है, तो हम लोग कहीं जाते हैं उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए कि किस तरह से ये पेंटिंग्स, स्कल्पचर, म्यूरल बनी, तो उसी तरह से इन चारों को भेजा गया। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अविनाश टैगोर के बारे में हमने पढ़ा था कि अविनाश टैगोर को किसके संरक्षण में रखा गया था और कहाँ भेजा गया था? अजंता एलोरा की गुफा भेजा गया था। वो कौन थी? जो लेडी हर्निंगम थी, उन्हीं के अंडर में तो उनको भेजा गया था। तो इन चारों को किसके अंडर में भेजा गया था? सिस्टर निवेदिता के सहयोग से इनको अजंता एलोरा एंड पाक की गुफा में भेजा गया, उनकी नॉलेज लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए, और जिससे कि लोगों के सामने ये जो अजंता एलोरा पाक की गुफा में जो चीज़ें बनी हैं वो प्रेजेंट की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह से पेंटिंग्स, स्कल्पचर, म्यूरल पहले के टाइम में लोगों ने बनाए। Published in several magazines of Europe, and Europeans become familiar about the greatness of those Indian ancient deposits. तो जो भी प्राचीन चीज़ें जमा की गई थी, जैसे कि हमारे अजंता एलोरा की गुफाओं में जो भी पेंटिंग्स, मूर्तियाँ या दीवारों पर जो भी भित्ति चित्र बने हैं, इसके अलावा भी और भी जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? प्राचीन जमा पूंजी है हमारी। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आई, जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे उनके सामने, और जो यूरोपियन कलाकार थे बाद में उन्होंने इसको माना भी कि हाँ, भारतीय कला भी उच्च श्रेणी में आती है। जैसे कि वो अपनी कला को मानते थे कि यूरोपियन आर्ट जो कला है वो सबसे अच्छी है। उसी तरह से जब इन 4 आर्टिस्ट को अजंता एलोरा की गुफा में, बाकी गुफा में भेजा गया, और उन्होंने क्या किया, जो मैगजीन थी वो वर्क मैगजीन में छपने लगा, लोगों के सामने आने लगा। और ये सारी मैगजीन जब यूरोप में भी पब्लिश हुई, यूरोप के लोगों ने भी देखी, तो उनको लगा कि नहीं, वाकई में जो भारतीय कला है वो भी बहुत अच्छी कला है, तो उन्होंने उसको प्रोत्साहन प्रदान किया। कॉन्सिक्वेंटली इसके फलस्वरूप द एक्सीलेंस ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, जो भारत की कुछ उच्च कोटि की अच्छी जो पेंटिंग्स थी एंड स्कल्पचर जो मूर्तियाँ थी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पश्चिमी दुनिया है, यूरोप है, वहाँ पर भी उनको पब्लिश किया गया पेंटिंग्स को और स्कल्पचर को। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो जैन और बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, एंड इवन अभी हमने जितनी भी 11th का जो सिलेबस है उसमें भी बताया गया है, जैन और बुद्ध की जो 3 ताकन, सीटेड बुद्धा, जितनी भी जो मूर्तियाँ बनी हैं वो सारी कहीं ना कहीं उसमें यूरोपियन टच आता है। इवन हमने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी पढ़ा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो यूरोपियन कला थी वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था, यूरोपियन टेक्निक्स ली थी, बट जो उनकी थीम थी वो क्या थी, इंडियन थी, पर यूरोपियन टेक्निक से मूर्तियाँ और पेंटिंग्स बनाई गई, इसीलिए उन मूर्तियों में पेंटिंग्स में यूरोपियन टच दिखता है। इसके बावजूद भी कि इंडियन थीम थी, इसके बावजूद भी क्या किया, जो यूरोपियन थे उन्होंने भारतीय जो पेंटिंग्स थी अच्छी उच्च कोटि की और जो मूर्तियाँ थी उनको अपने संरक्षण में लिया और उनको प्रोत्साहन प्रदान किया। तो इस तरह से ये हो गया आपका आज का जो भी टॉपिक था वो आज क्लियर होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ पेंटिंग्स हैं भारत माता की, सती की, और एक आती इसमें पेंटिंग्स है थिलर ऑफ द सॉइल। हालांकि पहले इसमें काफ़ी सारी और भी पेंटिंग्स थी, आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें से कम हो गया है, तो अभी इसमें सिर्फ आपकी एक पेंटिंग है थिलर ऑफ द सॉइल। तो हम इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना।